बलखाती सड़कों से मैं अपनी गाड़ी बहुत ही संभाल कर उतार रहा था। हालांकि जल्दी तो थी मुझे, पर बारिश की फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी आराम से ही चलाता हूं। थोड़ा आगे जाने पर एक एस टाइप मोड़ आया जो उस आबादी से थोड़ा दूर था। मेरे सामने अचानक से एक स्कोडा गाड़ी दिखी जो सड़क पर आड़ी टेही खड़ी थी। वो कोई कस्बा टाइप था, इसलिए गाड़ियों की बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। सो मैं भी रुक के उसका इंतजार करने लगा कि ये गाड़ी घुमा ले तो मैं निकलूं। अचानक से उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को एक पहाड़ी तालाब जो सड़क के नीचे काफी ढलान पर बना हुआ था उसमें उतारना शुरू किया। मैं सोचने लगा ये गाड़ी को किस हिसाब से घुमा रहा। मैं अभी सोच ही रहा था कि उसकी आधी से ज्यादा गाड़ी पानी के अंदर चली गई थी। अब मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। गाड़ी पानी में गिर गई, गाड़ी पानी में गिर गई, बचाओ कोई उसे। साथ में उस ड्राइवर को भी चिल्ला रहा था। बाई तरफ का दरवाजा खोल मैं आ रहा हूं। कस्बा थोड़ी दूर पर तो था, पर सुनसान होने के नाते कई लोगों ने मेरी आवाज सुनी और दौड़ते हुए वहां आए। तब तक मैं अपनी पैंट उतार चुका था और पानी में उतरने की तैयारी कर दी थी। कस्बे वालों ने जब मुझे पैंट हाथ में लिए देखा तो सारा माजरा उनके समझ में आ गया। तभी एक अधेड़ व्यक्ति ने मुझे कस के पकड़ लिया और बोला झकझोरा। उसके झकझोरते ही ना तो वहां कोई गाड़ी थी ना ही कोई ड्राइवर। डर तो मैं पहले ही गया था, अब और ज्यादा डर गया। उन कस्बे वालों ने मुझे बताया कि कुछ दिनों पहले एक नवविवाहित जोड़ा यहां घूमने आया था। उनके साथ एक ड्राइवर भी था जो यही के एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। एक दिन पता नहीं उनमें क्या खटपट हुई, इसी टाइम उनकी स्कोडा गाड़ी यही तालाब में डूबी हुई मिली। पुलिस आई, गाड़ी को निकाला गया तो उसमें कोई भी नहीं था, ड्राइवर भी गायब था। उस नवविवाहित जोड़े ने उस ड्राइवर के खिलाफ F.A. लिखवाई कि ड्राइवर उनके पत्नी के गहने और करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। उन लोगों ने ये भी बताया कि ये गाड़ी और ड्राइवर कई लोगों को दिख चुका है अब तक। मैंने पूछा वो लोग अब कहां मिलेंगे, पर मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था किसी के पास। मैं वहां से निकाला और सीधा पहुंचा पुलिस स्टेशन। अरे हाँ दोस्तों, मैं अपने बारे में तो बताना ही भूल गया। मैं अमित पंडित, बहुत बड़ा घुमंतू जीव। नौकरी भी भगवान की कृपा से पुरातत्व विभाग में मिल गई थी। सो नई नई जगहों पे घूमने का मौका मिलता था। अभी वर्तमान में हम अपने टीम के साथ नैनीताल से ऊपर बागेश्वर, जोगेश्वर नामक जगह के बीच एक कस्बे में थे जहां कुछ पुरानी चीजों का रिसर्च करना था। ये घटना भी वही घटित हुई थी। खैर, अब आगे मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां के चौकी इंचार्ज को अपना परिचय दिया और सारी घटना बताई। मुझे लगा वो चौंकेगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मुझसे बहुत गर्मजोशी से मिले थे। वैसे भी पहाड़ी वाले लोग स्वभाव से बहुत अच्छे और मिलनसार होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो नवविवाहित जोड़ा गाजियाबाद जिले का रहने वाला था। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता था और दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं था। करीब 10 दिनों का काम और बचा था हमारा। उसे खत्म करने के बाद हम वापस दिल्ली आ गए। मैंने भी 1 महीने की छुट्टी ली और चल दिया गाजियाबाद की तरफ, क्योंकि मेरे दिमाग से वो गाड़ी और ड्राइवर अभी तक नहीं निकले थे। एक चीज तो तय थी कि कुछ राज है जो अभी खुलने के लिए तड़प रहा है। सुबह के करीब 10 बजे मैं गाजियाबाद के एक पॉश कॉलोनी राजनगर पहुंचा। राजनगर में उस मकान के पास जैसे ही मैं पहुंचा, वही स्कोडा गाड़ी पोर्च में खड़ी दिखी, जिसे देखने के बाद मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। मैंने नेम प्लेट देखा, वो किसी इंद्रपाल अग्रवाल के नाम की लगी हुई थी और मुझे जो वहां से नाम मिला था वो था अजय अग्रवाल। खैर, बेल बजने के उपरांत एक सुंदर सी औरत ने दरवाजा खोला। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? उस औरत ने कहा। अजय जी मिलना है, कुछ काम है। मैं बोला, वो तो इस वक्त ऑफिस गए हुए हैं, आप सुबह आइए या शाम को, या तो ऑफिस में जाके मिल लीजिए। वो औरत बोली। आप कौन है? शायद से अजय जी की धर्मपत्नी। मैं थोड़ा संकोच बस बोला, जी मैं उनकी पत्नी हूं। वो बोली, ओह है, वो मुझे जोगेश्वर वाली घटना के बारे में जानना था। कुछ पता चला उस ड्राइवर का? मैंने पूछा। अचानक उस औरत के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो बोली, हमारा जो जाना था
वो तो चला गया। अब उस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। हम FIR भी वापस लेने वाले हैं। कब तक गरीब आदमियों को सताएंगे? इतना बोल के उसने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे घटना में और भी दिलचस्पी होने लगी। पता नहीं क्यों ये लोग सीधे साधे नहीं बल्कि जलेबी से भी टेढ़े लग रहे थे। मैं अब उस ड्राइवर के बारे में पता लगाने की सोची ताकि कुछ जानकारी जुटाई जा सके कि आखिर हुआ क्या था। वही थोड़ी दूर पर एक चाय पान की टपरी थी। मैं वही गया और एक चाय के लिए बोला। चाय पीते पीते मैंने दुकान वाले से, जिस सब बाबा बाबा कह रहे थे, उससे उस अजय अग्रवाल के ड्राइवर के बारे में पूछ बैठा। मेरे पूछते ही 2-4 और ड्राइवर मेरे आसपास आ गए। उनमें से एक बोला, बहुत शरीफ लड़का था बाबूजी जी। वो अपने परिवार वालों को बहुत ही प्यार करता था। कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, एक रुपया बचा रहा था अपने परिवार वालों के लिए। एक टाइम चाय पीता था वो बाबा बोला, पर उसके परिवार की स्थिति जानने के बाद वो चाय भी मैं उसे फ्री में पिलाते था। तभी एक ड्राइवर ने बहुत भद्दी सी गाली देके कहा, इन लोगों ने तो उस बेचारे पर इतना गंदा इल्जाम लगाया है कि अगर वो कहीं जिंदा भी होगा तो मर जाएगा। उसके परिवार की हालत इतनी खराब है, पता नहीं वो जी कैसे रहे हैं। उसके शब्दों में रोष दिख रहा था। मैंने पूछा, उसके घर का किसी के पास एड्रेस है तो मुझे दे, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी हर संभव मदद कर सकूं। पहले तो वो लोग थोड़ा हिचकिचाए, पर जब मैं अपना आई कार्ड दिखाया तो वो थोड़े से संतुष्ट हुए कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। उसके बाद मैंने उन्हें सारा घटनाक्रम बताया, जिसे सुन के वो भी सिहर गए और मेरी हर संभव मदद के लिए तैयार हो गए। उनके बताए पते के अनुसार अब हमें जाना था गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पर नेपाल से सटा हुआ है गोरखपुर। उनमें से एक लड़का मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वो उसके गांव के आसपास का ही रहने वाला था और अब हम अगले दिन गोरखपुर जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग 8 दिन के बाद गोरखपुर जाने के लिए तैयार हो गए और ठीक 8 दिनों के बाद आनंद विहार से ट्रेन पकड़ के गोरखपुर के लिए चल दिए। मेरे साथ जो लड़का था उसका नाम चीनू था, जो काफी अच्छा और मिलनसार था। हमारी ट्रेन रात की थी, सो हम अगले दिन सुबह करीब 10 बजे तक गोरखपुर उतर गए। वहां हमने नाश्ता किया और वहां से हमने एक गाड़ी बुक की और उसके गांव जाने के लिए चल दिए। पर चीनू रास्ते में बोला कि उसके घर से पहले मेरा घर आएगा, सो आप पहले हमारे घर चलिए और नहा धो के फ्रेश होने के बाद वहां चले गए। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, मैंने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। हमारी गाड़ी अब पक्की सड़क को छोड़ के कच्चे रास्तों पर उतर चुकी थी। वो रास्ता भी था और एक तरीके से नहर की पटरी भी थी। दोनों तरफ धान की फसल लहला रही थी। नहर में भी अच्छा खासा पानी था। लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। कुल मिला के मनमोहक दृश्य था। अचानक से गाड़ी के ब्रेक कच्ची सड़क पर चिंगाड़े और मैं उन मनमोहक दृश्यों से बाहर आ गया। देखा तो एक काफी बुजुर्ग आदमी, आयु कोई 70 या 80 के बीच की होगी। बाल एकदम सन की तरह और बिखरी हुई दाढ़ी। हाथ में एक लकड़ी थी जो काफी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी थी। चेहरा ऐसा कि देखने के बाद घिन सी आने लगे। एकदम गंदे कपड़े जैसे दशकों से पानी ही ना पड़ा हो। ऊपर एक तरीके से एकदम पागल गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। कुछ तो बंधन है हमारे बीच में, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिस रास्ते पर चला हूँ यहाँ से अब मेरी वापसी संभव नहीं। मुझे मेरे भविष्य की नहीं पड़ी थी। मेरी तंद्रा टूटी उस बुजुर्ग की आवाज से। अब तो मैं उनमें ही खोया हुआ था। जो तोर काम हुई जवुने मतलब से आयल हवे उकई के जयबे। एकदम रहस्यमयी सी हंसी हंसता हुआ वो बुजुर्ग बोला। वो जब मेरे पास से गुजरा तो एक ठंडी सहरन के साथ ही एक अजीब तरीके की बदबू भी छोड़ गया। हालांकि उसकी ये गुस्ताखी चीनू को बहुत नागवार गुजरी, पर वो मेरी वजह से चुप रहा। मैं चीनू से पूछा, कौन था चीनू? ये अमित जी, ये हमारे क्षेत्र का गंधीला बाबा है। गंधीला यानी गंदगी में रहने वाला या हमेशा गंदा रहने वाला। कहां से आया है, कहां रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक चीज है, किसी बड़ी मुसीबत का पूरा ब्यौरा ये पहले से ही बता देता है। जहां लोग दिन में जाने से डरते हैं वहां ये रातों को घूमता है।
अगर कभी किसी ने इसे सम्मान देने की कोशिश की तो उल्टा ये उस पर बरस पड़ता है, इसलिए सब इससे दूर भागते हैं। चीनू ने गाड़ी की विंडस्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए और ड्राइवर को हाथ के इशारे से लेफ्ट राइट बताते हुए मुझे जवाब दिया। इनका नाम गंधिला क्यों पड़ा? मैंने उत्सुकता से पूछा। साथ ही मैंने उन्हें सम्मान सूचक शब्द से नवाजा तो चीनू के होठों पे मुस्कान फैल गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, लग रहा है पहली मुलाकात में ही बाबा के भक्त बन गए। फिर उसने बताया कि ये बाबा ना तो कभी नहाता ना ही कपड़े बदलता, इसलिए गांव वालों ने इसका नाम गंधिला बाबा रख दिया। उसकी मुस्कान अब भी कायम थी। अब मेरी मुस्कुराहट भी उसकी तरह तेज हो गई थी। मुझे लग रहा था ये मैं किसी की मदद करने आया नहीं हूं, अपितु मुझे बुलाया गया है। मैं अभी भी उस बुजुर्ग की बातों, उनकी हंसी, उनके गंदेपन के बारे में सोच ही रहा था कि चीनू का घर आ गया। अच्छा खासा पक्का मकान, दरवाजे पर ट्रैक्टर और 2 साहिवाल नस्ल की गाय बंधी हुई थी। मेरी आशा के विपरीत गांवों ने भी खूब उन्नति कर ली थी। चीनू के पिता समर जी हमें बैठक में बैठे मिले। चीनू ने लपक के उनके पांव छुए तो देखा देखी मैं भी उनके पांव छूने के लिए झुका, पर उन्होंने ने मुझे बाहों से पकड़ लिया और बोले, ना बबुआ, ई ना करो, अतिथि तो भगवान होते हैं, उस पर भी आप बड़े लोग हैं, ई करके हमको नरक में ना ढकेलो। आज मेरे कई दर्प चूर हो रहे थे। सबसे बड़ा तो अपने शहरी होने का दर्प सच ही कहा है किसी ने कि अगर भारत की आत्मा देखनी हो तो गांवों को देखो। मैं खुद को हाशिए पर पा रहा था। उस टाइम तो समर जी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मुझे कुर्सी दी गई, पर मैंने खाट पर बैठना ज्यादा उचित समझा। मुझे गांवों के हिसाब से जलपान प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ कुशलक्षेम भी पूछा। जलपान होने के बाद वो मुद्दे पर आए और मेरे आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। हालांकि चीनू ने सब बता दिया था पहले ही फोन करके, फिर भी वो सब कुछ दोबारा मेरे मुंह से सुनना चाहते थे और मैंने सब कुछ उन्हें वैसे का वैसा ही सुना दिया जो मेरे साथ घटित हुआ था। सिवाय इसके कि उस घटना के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई थी, यहां तक कि मैं स्लीपिंग पिल्स भी लेने लगा था। सपने में भी वही गाड़ी और ड्राइवर मुझे दिखते थे। एक टाइम तो लगा कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा आगे ये रहस्य ना खुला तो। हालांकि उनकी पारखी नजरों ने ये ताड़ने में देरी ना लगाई मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूं। कुछ क्या बहुत कुछ, पर उन्होंने ने कहा कुछ नहीं और बोले, हरे चीनुआ, जो टुबेले पहले इनके नहवा लियाव लाइन अभी है, नहीं तो फिर कट जाई। जात है ही हो, बाबूजी तनी साबुन मंगा ली। चीनू ने भी भोजपुरी में ही जवाब दिया। खैर साबुन भी आया और साथ में गांव के 4-5 लड़के भी, और हम चल दिए देशी स्विमिंग पूल में नहाने। जब हम ट्यूबवेल पर पहुंचे तो वहां के नजारे का क्या तारीफ करूं, जो भी करूंगा कम ही होगा। ट्यूबवेल पर काफी देर मस्ती करने के बाद हम लोग वापस घर पर आए और खाना खाया। खाने में दाल चावल रोटी और गोरखपुर का फेमस चोखा था। खाने के बाद अब मेरा अगला पड़ाव उस ड्राइवर का घर था। मैं, चीनू, समर जी और उस गांव के कुछ लोग बाइक से उस ड्राइवर के घर की तरफ चल दिए। ड्राइवर, जिसका नाम मनीष था, जब हम उसके घर पहुंचे तो देखा पुराने जमाने का बना हुआ एक मिट्टी का घर, जिसपे छत की जगह खपरेल थी। बाहर की तरफ एक बैठक जैसा बना हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी। बाद में पता चला वो मनीष की मां थी। जब हम उनके घर पहुंचे तो इतने लोगों को देख के पहले तो वो डर गए और अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में खुसर पुसर करने लगे। खैर हम बैठे बाहर पड़ी हुई खाट पर। घर के अंदर से शायद मनीष की बीवी या उसकी बहन ने हमारे लिए गुड़ और पानी भिजवाया। जो लड़का पानी लेकर आया उसके बारे में पूछने पर पता चला कि वो मनीष का लड़का है। मनीष की माँ और बाकी लोगों से मनीष के बारे में जो पता चला उसके हिसाब से वो बहुत ही शरीफ और ईमानदार था। हालांकि वो लोग काफी गरीब थे, पर अपने घर की नमक रोटी में ही संतुष्ट थे। जिस हिसाब से मुझे उस थाने के दरोगा ने बताया था कि वो गहने और पैसे लेके भागा है, उस हिसाब से ना तो उसके बच्चों की ना ही उसके माँ के कपड़े थे। टूटे फूटे कच्चे मकान में वो लोग किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। मनीष की माँ ने रोते हुए कहा, वही हमारा एक सहारा था, ना जाने कौन सा पाप किया था हम लोगों ने कि हमारा आसारा ही छीन गया। उसके बच्चे अभी छोटे हैं, बहू का रो के बुरा हाल है। मेरा क्या है, आज हूँ कल को ना रहूं। मेरे पीछे बहू बच्चों का क्या होगा। मनीष की माँ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
आप सब भगवान छोड़ दो माँ जी, उस भगवान ने जब मुझे वहां से यहां बुलाया है तो कुछ तो वजह होगी ही। मैं बोला। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, खामोशी सी पसरी हुई थी। उस खामोशी को फिर मैंने ही तोड़ा। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं मनीष की बीवी से कुछ बातें कर सकता हूं? मैंने संकोचते हुए कहा। हाँ बेटा, जब तुम इतनी दूर से किसी अनजान के लिए आ ही गए हो तो बात करने में क्या जाता है। आओ बात कर लो। मनीष की माँ ने इतना कह मुझे घर में बुलाया। आगे आगे वो थी, उनके पीछे मैं भी घर में गया। घर के अंदर देख के दिल रो दिया कि भगवान भी बहुत गलत करता है कभी कभी। मैं आंगन में एक कुर्सी पड़ी थी, उस पर बैठा। शायद उस घर की वो इकलौती कुर्सी थी। मेरे सामने मनीष की माँ और मनीष की बीवी, जिसने घूंघट कर रखा था, वो आके बैठी। मैंने उससे पूछा, मनीष से आपको आखिरी बात कब हुई थी? जिस दिन गाड़ी पानी में गिरी थी उस दिन सिसकी की आवाज के साथ मनीष की बीवी ने जवाब दिया। उसके बाद फिर कभी फोन बेकार किया मनीष ने? मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए पूछा। नहीं, उसने गर्दन को ना के इशारे में हिलाया। कभी कोई ऐसी बात बताई हो जिससे उसके गायब होने का कोई सबूत मिले? मैंने फिर पूछा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मनीष की बीवी ने कहा शुरू किया। एक रात को उनका फोन आया था, बता रहे थे कि अजय बाबूजी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस मैडम के साथ उनकी शादी हुई है उसका चक्कर पहले से ही किसी आदमी के साथ चक्कर है, और वो आदमी भी यही नैनीताल में हमारे आसपास ही रहता है। अजय बाबूजी को मैडम पता नहीं क्या खिलाती है कि वो पूरी रात सोते हैं और मैडम और वो आदमी साथ में होते हैं। मैंने कई बार खुद उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने अजय बाबूजी को कुछ बताया या नहीं, तो वो बोले नहीं। बताया कुछ भी, ये बड़े लोग हैं, हमार विश्वास ही नहीं करेंगे। तो हम भी बोले, छोड़ो उन्हें, हमें क्या यही एक राज था जो हमने किसी से नहीं बताया। इतना बोल के वो खामोश हो गई और मेरे सामने सारी कहानी ही क्लियर हो गई। हम लोगों ने उनसे विदा ली और वहां से चले आए। आने से पहले मनीष के बेटे के हाथ में करीबन 9,500 रुपए मैंने दिए। वो ले नहीं रहे थे पर मैंने जबरदस्ती ही दिया। अब एक सवाल और था कि अगर मनीष मर गया है तो उसकी लाश कहाँ है? अगर वो मर गया है तो उसे मारा किसने, अजय की बीवी ने या उसके यार ने? खैर, अब तक शाम हो गई थी और हमने शाम की चाय पी और घूमने निकल गए नदी की तरफ। चीनू के गांव की तरफ एक नदी भी थी, कोई पहाड़ी नदी थी, छोटी सी मंगी नदी थी शायद। हमारे साथ चीनू और उसके कई दोस्त भी थे। हम नदी के घाट पे मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक वही गंधिले बाबा दिखे। उनकी तरफ से सब बेफिक्र थे पर मैं उनसे कुछ पूछना चाह रहा था कि उन्होंने ने खुद ही आवाज दे दी। अमित, सब बताऊंगा तुझे। मेरे पास आज उनकी भाषा और आवाज दोनों ही बदले हुए थे। मुझे चीनू रोक ही रहा था, तब मैं पहुंच चुका था। क्या बताएंगे आप मुझे? मैंने खड़े खड़े ही पूछा। सब खड़े होकर ही पूछेगा, उन्होंने कहा। आज मेरे आश्चर्य की पराकाष्ठा हो रही थी। एक तो चीनू और उसके दोस्त मुझे एकदम अकेला छोड़ के मस्ती कर रहे थे। दूसरा, बाबा के शरीर से एक मदमस्त करती हुई खुशबू आ रही थी। तीसरा, बाबा का लहजा एकदम बदला हुआ था। अभी मैं सोच ही रहा था कि बाबा हंसते हुए बोले, ज्यादा मत सोचो, अगर इतना ना करूं तो लोग जीने ही नहीं देंगे। आज उनकी हंसी रहस्यमय नहीं, वासले से पूर्ण लग रही थी। वो बोले, तुम उन आत्माओं को मुक्त कराने का काम करते हो पंडित, जो अतुप्त है। ये काम तुम पहली बार नहीं, कई बार कर चुके हो। इस बार तुम मनीष की अतुप्त आत्मा का बदला पूरा करवाने के लिए आए हो। बाबा अब गंभीर होकर बोले, और मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो। क्या रहा ये? अब नदी के किनारे मैं और बाबा ही थे। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुझे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में हूं, जहां सिर्फ बाबा और मैं ही हूं। बाबा ने जैसे ही मेरे सिर से हाथ हटाया, मैं यथार्थ के धरातल पर उतरा, पर ना तो वहां कोई नदी थी, ना ही कोई चीनू और उसके दोस्त। मैं बाबा से घबराते हुए पूछे, हम कहाँ हैं बाबा? बाबा बोले, आज तुम अपने बारे में सब कुछ जान लो, फिर मेरे बारे में जानना। उसके बाद इस जगह के बारे में मैं तुम्हें सहज ही पता चल जाएगा। क्या जानना है मुझे अपने बारे में? मैंने अधीर होकर पूछा तो बाबा ने बताना शुरू किया।
अमित, तुम्हारा जन्म एक खास मुहूर्त में हुआ है। तुम राक्षस गण में पैदा हुए हो, उसके साथ ही राहु और केतु तुम्हारे कुंडली में सारी उम्र राजा की जगह बैठे रहेंगे, जिससे तुम्हारे सारे अच्छे ग्रह तुम्हें बुरा प्रभाव देंगे, जिससे तुम सारी जिंदगी अभाव और तकलीफ में ही बीतेगी। परंतु जो तुम्हारा राक्षस गण है वो तुम्हें विशिष्ट बनाएगा। हालांकि कापालिकों के लिए तुम उनके बड़ी सिद्धियों को हासिल करने की एक सीढ़ी भी हो, और तुम्हारी तलाश भी उन कापालिकों को है। जिस भी दिन तुम उनके हत्थे चढ़े, वो लोग तुमसे अपना अनैतिक कार्य करवाने के लिए तुम्हें नाना प्रकार के लोभ देंगे, पर जब तक तुम अपनी इच्छा शक्ति से उनको माना करते रहोगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बिना तुम्हारी मर्जी के उनका कार्य संपूर्ण ही नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना होगा बाबा? मैंने निराशा भरे स्वर में पूछा। पर बाबा ने मेरे सवाल को जैसे सुना ही नहीं और बोलते रहे। मैं हूँ स्वामी शिवानंद, हिमालय की कंदरा में रहने वाला, जो तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हें अघोरियों से बचाने के लिए हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारे स्कूल, कॉलेज, तुम्हारे कार्यस्थल, हर जगह मैं मौजूद होता हूँ, पर तुम्हारे सामने आने की अनुमति नहीं थी हमें। पर जब अघोरियों की माया तुम्हारे ऊपर चलने लगी तो मुझे आना पड़ा। इतना बोलकर बाबा चुप हो गए। अब मुझे कुछ हद तक संतुष्टि मिल गई थी। सो मैंने बाबा से पूछा, बाबा कौन सी माया की बात कर रहे हैं आप? अभी तक कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई थी। बाबा बोले, अब तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है सब माया ही तो है। जो होने वाला है वो सब दिखा के अब तक तुम्हें भ्रमित किया जा रहा था। इस वाहन को तुमने डूबते हुए देखा है, वो डूबा नहीं, डूबने वाला है। जहां की तुम यात्रा करके आए हो, तुम वहां कभी जाने वाले ही नहीं हो। मेरा सिर चकरा गया। मैंने कहा, बाबा तो क्या हम मनीष की मौत को रोक सकते हैं? बाबा ने हंसते हुए कहा, नहीं, हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है। हाँ, उन आत्माओं को मुक्त जरूर करना है जो अघोरियों के चंगुल में जाके पीड़ित होती है। वैसी ही एक प्रेत आत्मा मनीष की भी बनेगी। तुम्हें मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में विचरण करने की शक्ति देता हूँ। साथ ही साथ तुम अब विलक्षण कार्यों को करोगे, पर यह ध्यान रहे कि तुम जो भी करोगे वो मानवता के हित में होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पाप ग्रह तुम्हें वो सजा देंगे कि एकदम से बर्बाद हो जाओगे। ये बोलकर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं नीम बेहोशी की हालत में पहुंच गया। ऐसा लगा बारिश हो रही है और कोई मेरा नाम ले लेके चिल्ला रहा था। मेरी आंख खुली तो खुद को अपने गेस्ट हाउस के कमरे में पाया और मेरे साथ के लोग मुझे घेरे हुए खड़े हैं। मैं डर गया और जैसे ही उठ के बैठा, मेरे सीनियर बाबुल जी ने मुझसे पूछा, क्या नींद की गोली लेके सोए थे? हम कब से जगा रहे हैं, तुम्हें थोड़े नाराज दिख रहे थे बाबुल जी। मैंने कहा, नहीं बाबुल जी, थोड़ी कमजोरी जैसी महसूस हो रही थी, इसलिए ऐसा हुआ। और मेरा सिर भी घूम रहा था। इस पर बाबुल जी थोड़ा नरम स्वर में बोले, तो एक काम करो, आज तुम साइड पर मत जाओ और आराम करो। चूंकि मैं भी यही चाहता था, सो बिना ना नुकुर किए उनकी बात मान गया। हालांकि अब तक क्या क्या हुआ था मुझे सब अक्षरन याद था। वो गाड़ी, उसके बाद गाजियाबाद मेरा छुट्टी लेना और चीनू नाम के लड़के के साथ गोरखपुर जाना, वहां बाबा से मिलना, क्या ये सब सपना था? यही सब सोचते हुए मैं उठा और फ्रेश होके बाहर कस्बे की दुकान पर आके बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। वो कोई होटल नहीं, एक टपरी था, पर चाय गजब का बनाता था। वैसी चाय मैंने और कहीं नहीं पिया। अब तक 2-4 घुट मारे थे। अभी चाय में तभी एक पुलिस वालों की क्रेन और एक पुलिस जीप, और उस जीप में वही इंस्पेक्टर जिससे मैं मिल चुका था नीचे ढलान की तरफ जा रहे थे। उन लोगों के ठीक पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी और गाड़ी में जो औरत बैठी हुई थी हूबहू वही थी जिससे मैं मिल चुका था। मेरे आश्चर्य की पराकाष्ठा हो रही थी। मैंने टपरी वाले से पूछा, ये क्रेन कहाँ जा रही है? तो उसने बताया कि कुछ समय पहले एक गाड़ी गिर गई थी पहाड़ी तालाब में, अब उसे ही निकलने जा रहे हैं ये लोग। अब मैं भी चल दिया। उन गाड़ियों के पीछे ज्यादा दूर नहीं था वो तालाब, इसलिए पैदल ही निकला था। जब मैं उस तालाब के पास पहुंचा तो करीब करीब पूरा हजूम ही था वहां। जब मैं भीड़ को चीर के तालाब के करीब पहुंचा तो देखा कि गाड़ी की डिक्की बस थोड़ी सी ही दिख रही है, जिस पर गाड़ी का नाम लिखा हुआ था स्कोडा। घुटने भर पानी में घुस के क्रेन ऑपरेटर के हेल्पर ने क्रेन की जंजीर गाड़ी में फंसा दिया। सबको उत्सुकता थी गाड़ी के बाहर आने की, तो दिलचस्पी मेरी भी कुछ कम नहीं थी। पर
ये क्या क्रेन ने अपनी पूरी ताकत लगा लिया पर गाड़ी हिली भी नहीं। सब लोग तो सिर्फ अनुमान लगा रहे थे कि गाड़ी पत्थरों में फंस गई। कोई कहता कि गाड़ी पहाड़ी पेड़ों को जड़ों में अटक गई है, पर दो शख्स ऐसे थे जिनके चेहरों पे हवाइयां उड़ रही थी। एक तो अजय की बीवी, जिसे शायद सपने या बाबा की मेहरबानी से मैं देख चुका था। दूसरा एक आदमी जिसकी बातें शायद मनीष की बीवी ने मुझे बताया था। लगता है अब गोताखोरों को बुलाना पड़ेगा, गाड़ी कहीं अटक गई है। इंस्पेक्टर अपने माथे के पसीने को पोंछता हुआ बोला। अरे रीमा, तुम भी तो एक कुशल गोताखोर हो। कितने सारे मेडल दिखाए थे, मुझे एक बार तू क्यों नहीं ट्राई करती हो? अजय ने अपनी बीवी को संबोधित करते हुए कहा। उसकी बीवी का नाम रीमा था, पर रीमा मिनमिनाते हुए ना बोल रही थी। हालांकि कुछ लोगों के फोर्स करने पर वो पानी में उतरने के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मुझे बाबा शिवानंद के दर्शन हुए, वो भी जागृत अवस्था में। सुनो बेटा, इस औरत जिसका नाम रीमा है, ये अघोरियों के सब साधना में काम आने वाली है। प्रेत आत्मा के द्वारा मरने के बाद पानी के अंदर से वो उसकी लाश को ले जाएंगे। अब तुम्हें वो दोनों लाश बाहर लानी है, अघोरियों के चंगुल से बचाकर। इतना बोल बाबा ने मुझे एक तगड़ा सा धक्का मारा और मैं गाड़ी के ऊपर से होता हुआ पानी में जा गिरा। पानी के अंदर जैसे ही मैं डूबा, मेरी आंख खुल गई। अंदर का नजारा बहुत ही दिल दहलाने वाला था। एक आदमी या लाश कह लो, जिसने एक हाथ से गाड़ी का बोनट पकड़ रखा था और एक हाथ से रीमा की गर्दन वो छट्टा रही थी और उसकी आंखें बाहर की तरफ उबल रही थी। मैं कुछ भी सोचता या करता, उसकी जीभ बाहर आने लगी और देखते ही देखते उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। जैसे ही मेरी निगाह उस लाश की तरफ गई, उसकी आंखें खुल गई और उसके मुंह से घरघराहट की आवाज आई, अब ले चल हम। डर तो लग रहा था मुझे, पर बाबा शिवानंद की दी हुई शक्तियों का असर था। शायद मेरे ऊपर की, मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी। मैंने दोनों लाशों का हाथ पकड़ा और उनका हाथ पकड़ते ही मैं उन लाशों के साथ ऊपर आ गया। ऊपर आते समय ऐसा लगा जैसे दो जोड़ी आंखें मुझे आग्नेय नेत्रों से घूर रही है। कुछ लोगों ने मुझे सहारा देकर पानी से बाहर खींचा और उन दोनों लाशों को भी। अभी कोई मुझसे कुछ पूछता या मैं कुछ बताता, मैं फिर से नीम बेहोशी की हालत में चला गया और धीरे धीरे मैं पूर्ण रूप से बेहोश हो गया। बस मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि कोई एम्बुलेंस हॉस्पिटल चिल्ला रहा है। उस दिन ही रात को करीब 2 बजे मेरी आंख खुली, देखा तो मेरे बगल में बाबा शिवानंद खड़े हैं, अपनी चिरपरिचित मुस्कान लिए हुए। अब कहाँ हूं मैं बाबा, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। बाबा ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो और तुमने अपना काम बखूबी किया है। बाबा, वो दूसरो लाश क्या रहस्य था उसका? मैंने पूछा तो बाबा ने बताना शुरू किया। अपने अवैध संबंधों में बाधक बन रहे ड्राइवर मनीष को उसकी मालकिन रीमा और उनके अवैध संबंधों का साथी प्रभाकर ने मिलकर एक दिन मार दिया और घटना को एक्सीडेंट और चोरी का रूप देने के लिए उन लोगों ने गाड़ी को पानी में धकेल दिया। क्रिया क्रम नहीं होने की वजह और अकाल मौत के वजह से मनीष की आत्मा प्रेत में बदल गई और वो अपना बदला लेने की फिराक में थी और उसका बदला पूरा हुआ। पर बाबा, वो प्रभाकर कैसे मरा? वो तो जिंदा था। मैंने पूछा। जिस एम्बुलेंस से तुम लोगों को लाया गया उसमें प्रभाकर भी था, पर जब एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची प्रभाकर भी मरा हुआ मिला। उसकी मौत भी उस अतृप्त प्रेत आत्मा की वजह से हुई थी। इतना बोलकर बाबा चुप हो गए। अब वो प्रेत आत्मा कहाँ है? मैंने फिर से सवाल किया। बाबा ने कहा, रुको तुम्हें दिखाते हैं, और मेरा हाथ पकड़ा तो हम मोर्चरी में थे जहां लाशें रखते हैं। वहां का दृश्य तो और भी भयानक था। एक सड़ी गली लाश जो मनीष की थी 2 लाशों को बुरी तरीके से झिंझोर रही थी। वो लाश हर तरीके से उन दोनों लाशों से अपना बदला पूरा कर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जीभ तालू से चिपक गई। अब तो पूरा मुर्दा घर बैठा हुआ नजर आ रहा था। एक युवा महिला की लाश जो जल के मरी थी, अपने भयानक चेहरे से मेरी तरफ देखा और रोते हुए जो उसने चीख मारी कि मेरी चीख निकल गई। आंख खुली तो मेरे चारों तरफ डॉक्टर, नर्स और मेरे साथ काम करने वाले खड़े थे। मैंने राहत की सांस ली। उसके बाद मैंने बाबुल जी से छुट्टी के लिए कहा और वो सहर्ष तैयार हो गए। मुझे गाड़ी से नैनीताल तक उन लोगों ने छोड़ा
और मैं भी वहां से बस में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मैंने अखबार लिया था, जिसे मैंने पढ़ा तो नहीं था, पर आराम से बैठने के बाद जब मैंने दूसरा पन्ना पलटा तो एक खबर मेरा इंतजार कर रही थी। अस्पताल वालों की लापरवाही से कोई जानवर मुर्दाघर में घुस के 2 लाशों को क्षत विक्षत किया। प्रशासन ने दिए कठोर कार्यवाही के आदेश और मैं मुस्कुरा के सिर को सीट पर टेक के सो गया, अपनी मंजिल के इंतजार में। समाप्त।